हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार्बन के अपरूप, जो कि है चैप्टर नंबर 4, कार्बन एवं उसके यौगिक। हमने चैप्टर नंबर 4 का इंट्रोडक्शन पार्ट ऑलरेडी पब्लिश कर दिया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में भी जाके आप वीडियोस को देख सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि है कार्बन के अपरूप। जैसा कि हमने देखा था कि जो कार्बन होती है उसकी सहसंयोजकता 4 होती है, जो किसी अन्य तत्वों के साथ मिलके एक नया यौगिक बनाता है। तो उसके आधार पे जो कार्बन के अपरूप हैं उसको हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो लाइन बाय लाइन यहाँ से देख लेते हैं। कह रहा है कि प्रकृति में कार्बन तत्व अनेक विभिन्न भौतिक गुणों के साथ विविध रूपों में पाया जाता है, जैसे हीरा एवं ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के परमाणुओं से बने हैं। अब ध्यान देना, कार्बन के ही परमाणु से क्या बना है, हीरा और ग्रेफाइट, यानी कि सिंगल कार्बन उसका जो है वो मूल तत्व है। कार्बन के परमाणुओं के परस्पर आबंध के तरीकों के आधार पे ही हम इनमें अंतर हो पाता है। अब देखो, ये बने तो कार्बन से ही हैं, बस कार्बन किस तरीके से किसी दूसरे के साथ या खुद के साथ जुड़ रहा है उसके आधार पे ही हम कभी हीरा कह रहे हैं और कभी ग्रेफाइट कर रहे हैं। हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ आबंधित होता है, जिससे एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना बनती है। अब देखो, जैसे एक कार्बन है उसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, तो वो 4 अन्य कार्बन के साथ जुड़ता है और वो त्रिआयामी संरचना बनाता है, मतलब 3 दिशाओं से 3D स्ट्रक्चर होता है। जैसे मान लो एक यहाँ है, ठीक है, तो दूसरा वाला ऊपर जुड़ेगा और एक साइड में जुड़ेगा और एक बाहर की तरफ या अंदर की तरफ जुड़ेगा, ठीक है। इसी को 3D संरचना है, मतलब कि 3 डायरेक्शन, जैसे रूम का स्ट्रक्चर होता है ना, आप लंबाई में भी जा सकते हो, चौड़ाई में भी जा सकते हो, ऊंचाई में भी जा सकते हो, इसी को ही कहते हैं त्रिआयामी संरचना। तो ठीक उसी प्रकार हीरे का भी जो स्ट्रक्चर होता है वो 3D होता है। ग्रेफाइट में कार्बन के प्रत्येक परमाणु का आबंध कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ एक ही तल में स्थित होती है। अब देखो, यहाँ पे कह रहा है हीरा में क्या है, हीरा में चारों संयोजकता, मतलब कार्बन तो खुद तो होगा ही, उसके साथ अन्य कार्बन जुड़े होंगे, 4 अन्य कार्बन जुड़े होंगे, ठीक है। लेकिन जो हमारा ग्रेफाइट है इसमें सिर्फ 3 ही कार्बन, 3 अलग कार्बन जुड़े होते हैं, ठीक है। इसलिए इसको इसमें जो है आबंध है 3 परमाणुओं के साथ हो रहा है, लेकिन हीरा में 4 परमाणुओं के साथ हो रहा है। अब ये एक ही तल में होता है, जैसे कि ये स्ट्रक्चर देखो, जैसे यहाँ एक कार्बन है ना, तो इसके साथ ये कार्बन एक ही तल में, मतलब एक पेज पे रख दिया जाए तो पूरा एक स्ट्रक्चर होगा, फिर अगला तल दूसरा होगा, फिर अगला तल तीसरा होगा, मतलब अलग अलग तल पे ये मतलब इनका तल एक एक तल करके है। जबकि हमारा हीरा जो है वो 3D स्ट्रक्चर है, मतलब कि जो होगा एक ऊपर होगा, एक नीचे होगा, एक दाएँ होगा, एक बाएँ होगा, इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर होगा, जिससे षटकोणीय व्यूह बनता है। अब देखो, ये देखो 6 भुजा है ना, इसलिए इसको षटकोणीय व्यूह बनता है। इसमें से एक आबंध द्विआबंध होता है। देखो, एक डबल बॉन्ड होता है, क्यों? क्योंकि आपको पता है कार्बन के साथ 4 चाहिए, लेकिन ये तो कह रहा है 3 ही जुड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है किसी एक कार्बन के साथ ये क्या करेगा, डबल बंध बनाएगा। इसी को द्विआबंध कहते हैं, जिसके कारण कार्बन की संरचकता पूर्ण होती है। ग्रेफाइट की संरचना षटकोणीय तल एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होती है। तो याद रखना है, ग्रेफाइट जो होती है वो षटकोणीय संरचना बनाती है, एक ही तल में होती है, और इसके जो तल होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर होते हैं। लेकिन हीरा में ऐसा नहीं होता, हीरा में जो है त्रिआयामी संरचना होती है और इसके साथ 4 परमाणु जुड़े होते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है कि इन 2 विभिन्न संरचनाओं के कारण हीरे एवं ग्रेफाइट के भौतिक गुणधर्म अत्यंत भिन्न होते हैं। ध्यान देना है, यहाँ भौतिक गुणों की बात हो रही है, यानी कि ऊपरी, मतलब देखने से, छूने से ये जो है गुणधर्म अलग अलग होते हैं, है तो एक ही, लेकिन भौतिक गुणधर्म अलग होते हैं इसकी स्ट्रक्चर, यानी कि किस प्रकार से बन रहे हैं उसके आधार पे। जबकि उनके रासायनिक गुणधर्म एक समान होते हैं, जबकि अगर उनकी रासायनिक गुणधर्म देखा जाए तो सब एक तरीके से होंगे। हीरा तक ज्ञात सर्वाधिक कठोर पदार्थ है। ध्यान देना है, हीरा क्या है, सर्वाधिक कठोर पदार्थ है, जबकि ग्रेफाइट जो है वो चिकना है और साथ ही साथ फिसलन होता है। जैसे पेंसिल देख लो, पेंसिल की जो नीब होती है ना वो बहुत ही मुलायम होती है, फिसलन भी होती है। पिछले अध्याय में आपने जिन धातुओं के बारे में अध्ययन किया है उनके विपरीत ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। अब ध्यान देना, ये क्या है, ये विद्युत का सुचालक है, अधातु होते हुए भी क्या है, विद्युत का सुचालक है। तो ये आपको याद रखना है। कह रहे कि शुद्ध कार्बन को अत्यधिक, कार्बन की बात हो रही है, शुद्ध कार्बन को अत्यधिक उच्च दाब एवं ताप पर अपचरित, यानी कि सब्जेक्टिंग करने पर हीरे के संश्लेषित किया जा सकता है। जैसे पहाड़ों पे
क्या होता है, कार्बन जो है, शुद्ध कार्बन जो है वो दबे रहते हैं और लंबे टाइम तक दबाव पड़ने के कारण, उसका टेम्परेचर बढ़ने के कारण वो हीरे में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो हीरा कैसे बनता है ये आप समझ सकते होगे कि जब शुद्ध कार्बन अत्यधिक उच्च ताप एवं दाब उसको मिलता है तो हीरे में संश्लेषित हो जाता है। ये संश्लेषित हीरे आकार में छोटे होते हैं, लेकिन अन्यथा ये प्राकृतिक हीरों से अभेदनीय होते हैं। ठीक है, फुलेरिन, अब बात करते हैं फुलेरिन की। कार्बन से बने दो चीज़ें हमने पढ़ा, हीरा और ग्रेफाइट। अब बात करते हैं फुलेरिन की। कह रहा फुलेरिन जो है वो कार्बन का ही एक अपरूप है, ये उसका अन्य वर्ग है, उसी का अपरूप है लेकिन दूसरे कैटेगरी में इसको रखा गया है और इसको पहले C60 के नाम से जाना जाता था, C60 के नाम से, जिसमें कार्बन के परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होते हैं। जैसे फुटबॉल का आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, ये फिगर आप देख लो फुटबॉल का, इस तरीके का स्ट्रक्चर उसमें होता था। चूँकि यह अमेरिकी आर्किटेक्ट बकमिस्टर फुलर, ठीक है, बकमिस्टर फुलर द्वारा डिज़ाइन किया गया था, इसी के आधार पे इसका नाम क्या पड़ गया, फुलेरिन पड़ गया। देखो ये फुलर है ना, तो इन्होंने एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाया था और इसका स्ट्रक्चर ठीक कार्बन 60 के स्ट्रक्चर के रूप में था, इसीलिए इसका भी नाम क्या पड़ गया, C60 के बजाय फुलेरिन इसको कहा जाने लगा। इस पर शॉर्ट नोट करके आता है हीरे के बारे में, ग्रेफाइट के बारे में और हमारा C60 यानी कि फुलेरिन के बारे में। तो जितना हमने पढ़ा है इसको एक बार देख लेना और मन करे तो वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके देख लोगे तो पूरी तरीके से ये आपको याद हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। अगला ये हमारे पास कुछ प्रश्न है। कह रहा है कि CO2 के सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। तो ये तो बहुत ईजी है, मैं यहाँ बना देता हूँ। हमने रखा है कार्बन, अच्छा CO2 पहले लिख लेते हैं। CO2 में एक कार्बन है, दो ऑक्सीजन है। अब ये बताओ कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2। ये हमने साइड में रख दिया। अब ऑक्सीजन पता है ना, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, तो ऑक्सीजन को जोड़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, साइड में यहाँ पे बनाना पड़ेगा। अब आपको पता है कि ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, 2। कार्बन की वैलेंसी है 4, तो कार्बन क्या करेगा, अपना 2 इसके साथ साझा करेगा और 2 इसके साथ साझा करेगा। और इस तरीके से देखोगे आप तो जो कार्बन की ज़रूरत है वो ऑक्सीजन के साथ ऐसे कंप्लीट कर लेगा और जो बाकी के 2 की कमी है वो इस ऑक्सीजन के साथ कंप्लीट कर लेगा। और ऑक्सीजन भी क्या करेगा, ऑक्सीजन के भी पास 2 की कमी है तो वो इस कार्बन का लेके अपना 4 कंप्लीट कर लेगा और इसमें भी क्या करेगा, इसके साथ कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो स्ट्रक्चर हमारा बना, इसको लाइन के रूप में अगर दिखाना चाहोगे तो डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। डबल बॉन्ड क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के 2 मतलब एक पेयर की साझेदारी हो रही है, इसलिए डबल बॉन्ड होगा, द्विआबंध होगा। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या था, इसमें पूछा ये था कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है, किसका, हमारा कार्बन यानी कि CO2 का। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और है, आप कार्बन को अगर चाहो तो यहाँ से भी दिखा सकते हो कि ये कार्बन जो है ये ऑक्सीजन के दोनों इलेक्ट्रॉनों की वैलेंसी को ऐसे कंप्लीट कर रहा है। क्लियर है, बस यही हमारा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि सल्फर के 8 परमाणुओं से बने सल्फर के अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। ध्यान देना है, सल्फर के 8 परमाणुओं से बने सल्फर के अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी। संकेत के रूप में यहाँ यूज़ करने को कहा है कि सल्फर के 8 परमाणु एक अंगूठी के रूप में आपस में जुड़े होते हैं। ये एक तरीके से हिंट दिया है कि इसको हम कैसे बनाएंगे। तो देखो यहाँ पे दिया गया है कि सल्फर के पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बात किया गया है कि सल्फर के पास उसकी वैलेंसी कितनी होती है, 6 होती है। आप पीरियोडिक टेबल में सल्फर को यहाँ देख सकते होगे, यहाँ देखो, यहाँ है सल्फर। ठीक है, ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 नंबर पे है। तो 16 नंबर पे जब इसको डिवाइड करोगे तो पहले में आएगा 2, दूसरे में 8, 10 हो गया और लास्ट में कितना आएगा, 6। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। इस प्रकार आप देख सकते होगे जो हमारा सल्फ़र है इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, सल्फ़र की वैलेंसी 2 हो जाएगी। क्यों 2 हो जाएगी, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो उसी को हम फॉलो करते हुए यहाँ पे चलेंगे। तो कह रहा है कि इसकी वैलेंसी कितनी है, 6, यानी कि सल्फ़र को 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है क्या करने के लिए, ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। फिर कह रहा है कि S8 यानी कि जो हमारे पास सल्फ़र है वो उसके 8 हम परमाणु ले रहे हैं, एक दूसरे से सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ेंगे। कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे एक सल्फ़र है, इसकी वैलेंसी कितनी है, 2, तो मान लो 1 इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ रखा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा। एक और सल्फ़र है, उसको मैं रेड से बना देता हूँ।
इसको भी, उसकी भी वैलेंसी 2 है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बना देता हूँ, इसकी एक इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ बना देते हैं, साइड में मैं थोड़ा बना देता हूँ यहाँ पे। अब ये बताओ, अगर इसको कंप्लीट करना है तो ये सल्फ़र क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, ठीक है। फिर एक और भी तो इधर सल्फ़र होगा, वो क्या करेगा, ये वाला क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। इस प्रकार देख रहे होगे आप, एक ही सल्फ़र एक बार इसके इलेक्ट्रॉन को ले रहा है और एक बार इसके इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, तो अपना 2 जो वैलेंसी है उसको पूरा तो कर लिया ना इसने, जो 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी उसने पूरा कर लिया। इसी प्रकार जो ये सल्फ़र होगा वो क्या करेगा, एक बार इसके इलेक्ट्रॉन को लेगा और एक बार इसके भी बगल में जो सल्फ़र होगा उसके इलेक्ट्रॉन को ऐसे ले लेगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप देख रहे होगे, ये सल्फ़र भी एक बार इसका इलेक्ट्रॉन लिया, एक बार इसका इलेक्ट्रॉन लिया, तो इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने से ऑक्टेट हमारा कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर जब देखोगे तो एक रिंग के शेप में आपके यहाँ 8 सल्फ़र दिख रहे होंगे। और देखो ये सल्फ़र एक बार इसके साथ साझेदारी किया, एक बार इसके साथ, फिर ये वाला जो सल्फ़र है इसके साथ साझेदारी किया, फिर एक बार नीचे वाले के साथ। इसी तरीके से देखोगे तो एक रिंग स्ट्रक्चर बनेगा, यानी कि जो S8 के जो एक अणु है, सल्फ़र के 8 परमाणु से बना जो अणु है वो एक चक्रीय रिंग बनाता है, जो कि आप यहाँ देख सकते होगे। और सभी के बीच में कौन सा आबंध है, एकल आबंध है, ठीक है, एकल सहसंयोजी आबंध है। बस इतना ही ये पूरा नीचे लिखाया गया है, आप स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना सकते हो। चलो आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कार्बन के सर्वतोमुखी प्रकृति। अब हम यहाँ पढ़ने वाले हैं कार्बन के सर्वतोमुखी प्रकृति के बारे में। कह रहा है कि विभिन्न तत्वों एवं यौगिकों में हमने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा सहसंयोजी आबंध का निर्माण देखा। हमने सरल कार्बनिक यौगिक जैसे मीथेन की संरचना भी देखा। अध्ययन के आरंभ में हमने देखा कि कितनी वस्तुओं में कार्बन पाया जाता है। जो स्टार्टिंग में हमने लाइन देखा था ना, उसमें हमने ये चेक किया था कि कौन से घरों में जो यूज़ होने वाली वस्तुएं हैं उसमें कौन से ऐसे जो वस्तु हैं जिसमें कार्बन पाए जाते हैं। फिर मीथेन की संरचना भी हमने देख ही लिया था। वस्तुतः हम स्वयं भी कार्बन के यौगिकों से बने हुए हैं। कह रहा है कि हम खुद जो हैं वो कार्बन से बने हुए हैं। इनफैक्ट जितने भी सजीव यानी कि जीवित प्राणी हैं वो सभी जीवों के अंदर जो है वो कार्बन मौजूद है। हाल ही में रसायन शास्त्रियों द्वारा सूत्र सहित ज्ञात कार्बनिक यौगिकों की गणना की गई, जो लगभग कई मिलियन आंकी गई। मतलब जितने भी यौगिक बने हैं कार्बन से उन सबको देखा गया और पता चला कि कई मिलियन है, लगभग 3 मिलियन यौगिक हैं जो कार्बन से बने हैं। सभी तत्वों के यौगिकों को एक साथ रखने पर भी इनकी संख्या उन सबसे कहीं अधिक है। अगर मान लो कोई अदर हम तत्व लेते हैं कार्बन के अलावा, और उन अलग अलग तत्वों के जितने भी यौगिक होंगे ना, अगर उनको एक जगह रख दिया जाए और कार्बन से बने तत्वों को एक जगह रख दिया जाए तो कार्बन से बने तत्व ही यौगिक जो हैं वो अधिक होंगे सभी को मिला के। तो आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा यौगिक बन रहा है कार्बन के साथ। क्योंकि ऐसा क्यों है कि यह गुणधर्म केवल कार्बन में ही मिलता है, किसी और तत्व में नहीं। सहसंयोजी बंध की प्रकृति के कारण कार्बन में बड़ी संख्या में यौगिक बनने की क्षमता होती है। कार्बन में दो कारक देखे गए हैं। अच्छा, कह रहा है कि ऐसा क्यों है कि कार्बन के साथ ही ये इतने ज़्यादा यौगिक बन रहे हैं, किसी अन्य के साथ नहीं बनते। तो पहला तो ये कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो ये किसी भी तत्व के साथ जुड़ने के लिए तैयार। प्लस ये कि कार्बन जो है वो एकल आबंध बनाता है तो थोड़ा सा मजबूत होता है, वो टूटता नहीं है। तो एक बार जो आबंध बना लेता है तो वो स्थिर हो जाता है, वो टूटता नहीं है। इन सभी को हम आगे की लाइन में देखेंगे, जो मैंने बोला वो सब हम आगे देखने वाले हैं। देखो, कह रहे कि कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता है। यानी कार्बन जो है खुद के साथ जुड़ के आबंध बना लेता है। तो ये एक यूनिक कहा जाए कि इसके पास विशेषता है, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। इन गुण को श्रृंखलन यानी कि कैटेनेशन कहते हैं। तो यहाँ से आपसे हेडिंग डाल के पूछ सकते हो, आप हेडिंग डाल के लिख सकते हो श्रृंखलन क्या है। तो कार्बन के ही साथ, मतलब कार्बन का खुद के साथ मिलके अणु बनाने की जो क्षमता होती है उसको ही क्या कहते हैं, श्रृंखलन कहते हैं। यौगिकों में कार्बन की लंबी श्रृंखला, कार्बन की विभिन्न शाखाओं वाली श्रृंखला अथवा वलय में व्यवस्थित कार्बन भी पाए जाते हैं। कह रहा है कि कार्बन जुड़ के ऐसे लाइन में भी जुड़ते हैं। फिर कभी कभार ऐसा होता है कि कार्बन के साथ शाखाओं में, मतलब इससे एक अलग निकल के एक चैन बनती है। और कभी कभार ऐसा होता है कि ये जो कार्बन्स होते हैं वो ऐसे एक रिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं।
तो 3 तरह के श्रृंखला होती है। पहला एक लाइन में होती है, फिर शाखाओं के रूप में भी होती है, जैसे ये शाखा बन गया नया, ठीक है, और फिर रिंग के शेप में भी होता है। तो ये 3 तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं कार्बन के साथ। साथ ही कार्बन के परमाणु एकल, द्वि और त्रि-आबंधों से भी जुड़े हो सकते हैं। इसको हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। तो याद रखना है फिलहाल, कार्बन जो है एकल बंध भी बनाता है, द्वि-आबंध भी बनाते हैं, और त्रि खुद के साथ, मतलब कार्बन कार्बन के साथ त्रि-आबंध भी होता है, कार्बन कार्बन के साथ डबल होता है, और सिंगल तो आप जानते ही होता है, ठीक है। कार्बन परमाणु के बीच केवल एक आबंध से जुड़े कार्बन के यौगिक संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। अब यहाँ से हेडिंग डालना है कि जो कार्बन के यौगिक होते हैं, या फिर जो बेसिकली यौगिक होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त, ठीक है। संतृप्त यौगिक किसे कहते हैं? जब 2 तत्वों के बीच एकल आबंध बनता है, या किसी यौगिक में 2 तत्वों के बीच एकल आबंध बनता है तो उसको संतृप्त कहते हैं। और एक होता है असंतृप्त, तो इसको मैं रफली समझा देता हूँ। जब द्वि-आबंध या त्रि-आबंध बना होता है किसी यौगिक में तो वो असंतृप्त होता है, ठीक है, असंतृप्त होता है। तो याद रखना है, एकल बंध वाले संतृप्त होते हैं, द्वि-बंध और त्रि-आबंध वाले असंतृप्त होते हैं, ठीक है। कह रहा है कि कार्बन परमाणु के बीच केवल एक आबंध से जुड़े कार्बन के यौगिक संतृप्त यौगिक होते हैं। तो एक आबंध है ना, इसीलिए इसको क्या कहा है? संतृप्त कहा है। फिर द्वि अथवा त्रि-आबंध वाले कार्बन के यौगिकों को क्या कहते हैं? असंतृप्त यौगिक कहते हैं। समझ में आ गया? कह रहा है कि कार्बन यौगिकों में जिस सीमा तक श्रृंखलन का गुण पाया जाता है वह किसी और तत्व में नहीं मिलता। मतलब कि कार्बन जो अपने कार्बन के साथ खुद के साथ जुड़ के जो अपनी एक श्रृंखला बनाता है, ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी सिर्फ कार्बन में देखा गया, किसी अन्य तत्वों में नहीं देखा गया, ठीक है। सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाते हैं। सिलिकॉन जो है किसके साथ बनाते हैं? हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाते हैं, जिसमें 7 या 8 परमाणु तक की श्रृंखला हो सकती है। अगर श्रृंखलन की बात करें तो सिलिकॉन के बारे में बात हुई है। सिलिकॉन जो है हाइड्रोजन के साथ जुड़ के 7 या 8 परमाणु तक ही श्रृंखला बना सकती है, लेकिन यह यौगिक अति अभिक्रियाशील होते हैं। मतलब ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, किसी और के साथ जुड़ के नया यौगिक बना लेंगे तो वो जो श्रृंखला होगी वो टूट सकती है। कार्बन कार्बन आबंध अत्यधिक प्रबल होते हैं, लेकिन जो कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है, अतः यह अस्थायी होते हैं। फलस्वरूप अनेक कार्बन परमाणुओं के साथ आपस में जुड़े हुए अनेक यौगिक प्राप्त होते हैं। फिर अगला कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट, चूँकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, अतः इसमें कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं अथवा कुछ अन्य संयोजी तत्वों के परमाणुओं के साथ भी आबंध बनाने की क्षमता होती है। चूँकि वैलेंसी 4 है तो कार्बन कार्बन के साथ जुड़ गया, बाकी तो खाली हो गया ना, तो ये किसी और के साथ भी जुड़ सकता है, हाइड्रोजन के साथ जुड़ सकता है, फ्लोरीन के साथ जुड़ सकता है, क्लोरीन के साथ भी जुड़ सकता है। बेसिकली या तो हाइड्रोजन या हैलोजन से भी जुड़ता है, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। कह रहा है कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन तथा अनेक अन्य तत्वों के साथ कार्बन के यौगिक बनते हैं। तो किनके साथ बन सकता है? वो सबके नाम दिया हुआ है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन तथा कोई अन्य तत्व भी होते हैं। फलस्वरूप ऐसे विशेष गुण वाले यौगिक बनते हैं जो अणु में कार्बन के अतिरिक्त उपस्थित तत्व पर निर्भर करते हैं, ठीक है। तो जो गुण बनते हैं वो कार्बन के अतिरिक्त जो अन्य तत्व हैं उस पर भी निर्भर करता है। अधिकतर अन्य तत्वों के साथ कार्बन द्वारा बनाए गए आबंध अत्यंत प्रबल होते हैं, यानी कि कार्बन के साथ अगर कोई अन्य तत्व जुड़ता है और जो आबंध बनता है ना वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, ईजिली नहीं ब्रेक होता, जिसके कारण जो श्रृंखलन की क्वालिटी है वो मजबूत होती है, जिसके फलस्वरूप ये यौगिक अतिशय रूप में अस्थायी होते हैं। मतलब जैसे मिल गया वैसे ही बना रहेगा। कार्बन द्वारा प्रबल आबंधों के निर्माण का एक कारण इसका छोटा आकार भी है। तो जो कार्बन जो है ना दूसरे के साथ जो आबंध बना रहा है उसका एक और क्वालिटी है कि छोटा है, और जब बॉन्ड बनती है तो काफ़ी मजबूत बॉन्ड बन जाती है। बड़ा होता तो ब्रेक होने के चांसेस बढ़ जाते, छोटा है इसलिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके कारण इलेक्ट्रॉन के जो सहभागी युग्म है वो नाभिक के साथ मजबूती से पकड़े रहते हैं। बड़े परमाणुओं वाले तत्वों से बने आबंध तुलना में अत्यंत दुर्बल होते हैं। जब बड़े परमाणुओं के साथ जुड़ता है तो वो थोड़ा सा वीक होते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस भरा पड़ा है, किनारे वाले को ज़्यादा ध्यान नहीं देता तो वो ईजिली ब्रेक हो सकता है, लेकिन जब छोटे होने के कारण ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। फिर कह रहा है कार्बनिक यौगिक, चलो इसको भी पढ़ लेते हैं। कार्बन में पाए जाने वाले 2 विशिष्ट लक्षण कौन कौन से लक्षण होते हैं? पहला इसका चतुर संयोजकता होती है, फिर इसमें श्रृंखलन की गुण पाई जाती है, से बड़ी संख्या में यौगिकों का निर्माण होता है
अनेक यौगिकों के अकार्बनिक परमाणु अथवा परमाणु के समूह विभिन्न कार्बन श्रृंखलाओं से जुड़े होते हैं। मतलब अलग अलग श्रृंखला भी बना के या अलग अलग परमाणुओं के साथ जुड़ के ये नया यौगिक बनाता है। मूल रूप में इन यौगिकों को प्राकृतिक पदार्थों से प्राप्त किया जाता था तथा यह समझा गया कि ये कार्बनिक यौगिक अथवा कार्बनिक यौगिक केवल सजीवों से ही निर्मित हो सकते थे। पहले तो यही समझा जाता था कि केवल सजीवों से ही बन रहे हैं, अर्थात यह माना गया कि उनके संश्लेषण के लिए जीवन शक्ति आवश्यक थी। मतलब पहले ये जाना जाता था कि अगर वो बन रहे हैं तो जीवित होना बहुत ज़रूरी है और जीवित जीवों से ही ये चीज़ें मिल रही हैं। 1828 में फ्रेडरिक वॉलर ने अमोनियम साइनाइड से यूरिया बनाकर इसे असत्य प्रमाणित कर दिया। यानी कि जो हमारे यौगिक बन रहे हैं वो पहले जीवित प्राणियों से ही बन रहे हैं, ऐसी अवधारणा मानी जाती थी। लेकिन 1828 में फ्रेडरिक वॉलर ने इसको गलत कर दिया। कैसे? तो यूरिया बना के, अमोनियम साइनाइड से क्या बनाया उन्होंने? यूरिया बनाया। अब कमेंट बॉक्स में आपको बताना है यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल बॉन्डिंग या केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl होता है, वैसे यूरिया का क्या होता है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसे असत्य प्रमाणित कर दिया। लेकिन कार्बाइड, कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट लवणों के अतिरिक्त सभी कार्बनिक यौगिकों को अध्ययन अभी भी कार्बनिक रसायन के अंतर्गत होता है। ठीक है, तो खैर ये तो इम्पोर्टेंट पॉइंट था, इसको आप नोट करके लिख सकते हो। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगले वाले वीडियो में देखेंगे संतृप्त और असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। वैसे तो हमने असंतृप्त बताया, एक सिंगल बॉन्ड होता है वो संतृप्त होता है। जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वो हमारे असंतृप्त होते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।